बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज मींस के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। वो कौन कौन से हैं? एनिमल्स जो जानवर कहलाते हैं, प्लांट्स जिनको हम लोग पौधे बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब भी हासिल होते हैं इन दो चीज़ों से हासिल होते हैं, जानवर और पौधे। तो सबसे पहले जानवर देखते हैं कि इनसे क्या क्या हासिल होता है। तो डियर स्टूडेंट, जानवरों से दो चीज़ें हासिल होती हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो जानवर हैं ये सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं दो मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या आप लोग कह लें कि दो मेन कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। अब वो कौन कौन से हैं? इसमें जो एनिमल से मीन्स हमें प्रोटीन्स या फिर फैट मिलती है। एनिमल से प्रोटीन और इधर फैट्स, इसको ऑयल भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग चिकनाइयाँ भी बोलते हैं, चिकनाई, फैट्स या फिर ऑयल, ये हमें मिलते हैं। अब प्रोटीन जानवर के अंदर कौन कौन से पार्ट के अंदर पाए जाते हैं? तो प्रोटीन्स, एग्स के अंदर भी प्रोटीन होती है, तो एग्स से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन, एग्स, अंडे। इसके अलावा मटन, गोश्त, जानवरों का जो गोश्त होता है, मटन भी हो गया, बीफ भी हो गया, चिकन, मुर्गी का गोश्त, इसी तरह बीफ, बड़े जानवर का गोश्त, और फिश, मछली। प्रोटीन जानवरों से हासिल होती है। जानवर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एग्स में से मटन, चिकन, बीफ, फिश वगैरह, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। जबकि फैट्स और ऑयल वो कहाँ से हासिल होते हैं? मिल्क, दूध, जानवरों का जो दूध होता है उसमें हमें फैट और ऑयल मिलती है। इसके अलावा बटर, मक्खन, फिर चीज़, पनीर, इससे हमें क्या मिलती है? फैट्स और ऑयल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, जिनसे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मज़ीद ग्रुप्स मिलते हैं। तो जानवरों से प्रोटीन और फैट हासिल होती है। प्रोटीन कहाँ से हासिल होती है ये मैंने बता दिया, फैट कहाँ कहाँ से हासिल होती है ये भी आप लोगों को बता दिया। अब प्लांट्स से क्या क्या चीज़ हासिल होती है? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स दो टाइप्स के होते हैं, लिविंग प्लांट्स, जिंदा पौधे, और मुर्दा पौधे जिनको हम लोग डेड प्लांट्स बोलते हैं। लाइव प्लांट्स जिंदा पौधे, डेड प्लांट्स मुर्दा पौधे। मुर्दा पौधे। अब जो जिंदा पौधे होते हैं जिनको लाइव प्लांट्स बोलते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं? उनसे, उनको डिटेल में लिख देता हूँ मैं।
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये आगे बताऊंगा कि कहाँ किस किस में ये पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, ये भी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। चिकनाई वगैरह, सॉरी चिकनाई वगैरह नहीं, प्रोटीन, प्रोटीन ही बोलते हैं, वो फैट को चिकनाई बोलते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, और लास्ट पे है ऑयल्स, तेल वगैरह, इसको उर्दू में ऑयल ही बोलते हैं। जबकि अब डेड प्लांट से क्या चीज़ हासिल होती है? डेड प्लांट से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, उनको बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में मौजूद होता है? वीट, गंदम के अंदर। इसके अलावा मेज़, मकई, पोटैटोज, आलू, बार्ले, बाजरा, और राइस, चावल। इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा जो प्रोटीन है, ये पल्सेस, दालें वगैरह जो होती हैं, बीन्स, ये भी दालें या बीज वगैरह आप लोग कह लें, ये पल्सेस अमूमन हम लोग बोलते हैं उनको, फलियां वगैरह को, या ये भी उन फलियों में ही दालें वगैरह होती हैं, तो आप लोग पल्सेस, बीन्स या दालें वगैरह कह सकते हैं। उनके अंदर क्या है? प्रोटीन्स पाई जाती है। विटामिन्स, विटामिन्स किस में होते हैं? डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे एप्पल, ये मैं दालें लिख देता हूँ, दालें, सेब, ऑरेंज, माल्टा, इसी तरह बनाना, केला, इनके अंदर, सॉरी ये उनके नीचे मैं लिख गया हूँ, ऑरेंज, माल्टा, बनाना, केला, ये इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? विटामिन्स। इसी तरीके से ऑयल्स वगैरह, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं, जिसमें पाम ऑयल, ये अक्सर घरों में पाम ऑयल का पौधा होता है। अक्सर स्टूडेंट्स ने देखा होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, सोयाबीन ऑयल, सरसों का तेल होता है, सोयाबीन ऑयल, सरसों का तेल। इसी तरह पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल। ये डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, पौधों से निकलते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पे ये अक्सर ऑयल यूज़ भी होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में बनाने में। तो डियर स्टूडेंट, डेड प्लांट से, अब डेड प्लांट्स होते क्या हैं डियर स्टूडेंट? जब पौधे ज़मीन पे गिर जाते हैं तो वो मुर्दा पौधे कहलाते हैं।
ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। दफन होने के बाद काफ़ी साल तक ये ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं, तो वहाँ पे इनका क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिससे हमें डेड प्लांट से मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हासिल होती हैं। ये हम लोग कहते हैं कि जो डेड प्लांट्स हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हासिल होती हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो डेड प्लांट्स ही हैं। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ हासिल होती है, कोल, कोयला, मुर्दा पौधों से कोल, कोयला, इसी तरीके से पेट्रोलियम, पेट्रोल वगैरह है वो भी हमें डेड प्लांट से हासिल होता है। पेट्रोलियम, इसके अलावा गैस, ये भी क्या है, डेड प्लांट से हासिल होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप लोग अगर मेन सोर्स की बात करें तो वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स है। एनिमल्स से आप लोगों को जो चीज़ें हासिल होती हैं वो भी मैंने लिख दी। प्लांट्स से जिसमें जिंदा पौधे और मुर्दा पौधे, जिंदा पौधों से क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। मुर्दा पौधों से जौन जौन सी चीज़ें हासिल होती हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मुर्दा पौधों से चीज़ें हासिल होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये मिक्सचर होता है, ये आपस में मिले हुए होते हैं। तो इनकी आगे फर्दर क्या होती है, प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो ज़मीन के अंदर हो रही होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो हम लोग खुद करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो इस तरीके से हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्या चीज़ें हासिल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है। कोयला, तो सबसे पहले व्हाट इज कोल, कोल है क्या। कोयला क्या है, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। कोल इज blackish complex mixture of organic mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen। इसके अलावा इसमें इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, किसमें बहुत थोड़ी मिकदार में नाइट्रोजन भी होती है, एंड सल्फर कंपाउंड्स, और सल्फर के भी कंपाउंड्स होते हैं। तो व्हाट इज कोल, कोल क्या है, ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है, पेचीदा किस्म का मिक्सचर है, और कलर क्या है इसका, ब्लैकिश कलर है, और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर के भी कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं। मैं उर्दू में लिख देता हूँ। कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पर
मुश्तमिल स्याह रंग का एक पेचीदा मिक्सचर है, इसमें बहुत थोड़ी मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये कोयला जब भी कोयला की डेफिनेशन आए तो आप लोगों ने ये लिखना है कि ये ब्लैकिश कलर का कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। अब कोयला बनता किस तरह है? फॉर्मेशन, बनने का अमल, कोयला बनता किस तरह है? Coal was formed by the decomposition of dead plants, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, कि प्लांट्स टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के। तो प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गई, सल्फर के कंपाउंड्स हो गए, तो ये टूट जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। कोल वाज फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, या सिर्फ आप लोग अर्थ लिख लो, buried under the earth crust millions of years ago, तो इस तरीके से मीन्स के बहुत ज़्यादा अरसे तक क्या है, वो जो डेड प्लांट्स हैं वो ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं, उनका क्या है रिएक्शन होता रहता है, और वो मीन्स के टूट जाते हैं, रिएक्शन होता रहता है, और रिएक्शंस के बाद ये जो प्लांट्स हैं कोयला बन जाते हैं। तो उर्दू में लाखों साल पहले ज़मीन की तह में दफनशुदा मुर्दा पौधों की डीकम्पोजिशन की वजह से कोयला बनता है। अब आगे ये जो लकड़ी कोयले में तब्दील होती है, लकड़ी कहाँ से हासिल होती है? जारी बात है पौधों से हासिल होती है। तो लकड़ी का कोयला बनना ये क्या कहलाता है? तो डियर स्टूडेंट, लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट होना कार्बोनाइजेशन कहलाती है। तो कार्बोनाइजेशन वो क्या होती है? ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल व्हाट इज कोल, या कोल की डेफिनेशन, या हाउ कोल इज फॉर्म्ड, कोयला कैसे बनता है, कार्बोनाइजेशन क्या होती है। कार्बोनाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल is called carbonization। लकड़ी का कोयले में
तब्दीली का अमल क्या है, वो कार्बोनाइजेशन कहलाता है। तो लकड़ी का कोयला में तब्दीली का अमल कार्बोनाइजेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जब लकड़ी ज़मीन के अंदर दफन हो जाती है, बहुत ज़्यादा अरसे तक रहती है, मीन्स के 500 मिलियन ईयर्स तक रहती है, तो ज़मीन के अंदर जब ये दफन हो जाती है तो बायोकेमिकल प्रोसेस होता रहता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता रहता है। तो लकड़ी का बरेड दफन हो जाना, उसके बाद काफ़ी अरसे तक 500 मिलियन ईयर्स, और दफन होने के बाद ज़मीन के अंदर क्या है, वो केमिकल प्रोसेस होता है। कौन सा? बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब ज़मीन के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे ये वाला रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद हमें ये जब लकड़ी दफन हो जाती है, 500 साल तक दफन रहती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो लकड़ी कोयला में चेंज हो जाती है। तो अब लकड़ी जब कोयला में चेंज होती है तो कोयला के अंदर, क्योंकि लकड़ी के अंदर कार्बन कंटेंट होते हैं, कार्बन होती है ये, तो जो कोयला बनता है तो कोयले के अंदर डिफरेंट परसेंटेज होती है कार्बन की। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो लकड़ी से कोयला बना है उसके लिए कितना टेम्परेचर था, कितना प्रेशर था, मीन्स के क्या कंडीशंस थी ज़मीन के अंदर, उसी कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए हमें क्या है, कोयला हासिल होता है। अब कोयले की आगे टाइप्स हैं, वो टाइप्स डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर, कोयले के अंदर कितने कार्बन कंटेंट्स हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन सी है? टाइप्स ऑफ कोल, कोयला की इकसाम। तो सबसे पहले पेट, इसको अक्सर पीट भी बोलते हैं, पेट भी अक्सर स्टूडेंट बोल देते हैं। इसमें 60% कार्बन होती है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इन्फीरियर क्वालिटी कोल है, यूज इन, ये भट्ठों में इस्तेमाल होता है। ये घटिया किस्म का, इन्फीरियर है, घटिया किस्म का कोयला है, इन्फीरियर क्वालिटी, घटिया किस्म का कोयला होता है। इसके अंदर 60% कार्बन होती है और ये फर्नेस वगैरह, ये भट्ठों वगैरह में भी अक्सर इस्तेमाल होता है। दूसरी टाइप क्या है? लिग्नाइट। अब लिग्नाइट, इसके अंदर 70% कार्बन होती है। ये नरम किस्म का कोयला होता है, सॉफ्ट किस्म का कोयला होता है, सॉफ्ट कोल है ये, सॉफ्ट कोल है। और ये जो बिजली बनाने के लिए स्टेशन होते हैं, जिनको हम लोग थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं, कि बिजली पानी से कैसे हासिल की जाती है, कि पानी को पहले गर्म किया जाता है। गर्म किस तरह किया जाता है? वो कोयला यूज़ होता है, कोयला से आग पैदा होती है, पानी को गर्म करते हैं और गर्म होने से हमें स्टीम हासिल होती है। तो थर्मल पावर स्टेशन, ये थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है कोयला, थर्मल पावर स्टेशन। स्टेशन में। उसके बाद तीसरी टाइप का है बिटोमिनस। बिटोमिनस भी इसको बोलते हैं, बिटोमिनस भी बोलते हैं,
बिटुमिनस कोल, इसमें 80% कार्बन होती है, और ये कोयला जो है, ये आम हम लोग घरों में जो कोयला यूज़ करते हैं वो बिटुमिनस कोल होता है, जिसमें 80% कार्बन होती है। तो कॉमन टाइप है, आम टाइप का या आम किस्म का कोयला है और घरों में इस्तेमाल होता है, होम्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। लास्ट पे कोयला जो है वो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, इसमें 90% कोयला होता है, सॉरी 90% कार्बन होती है। तो ये बहुत अच्छी किस्म का कोयला होता है, बहुत और हार्ड होता है ये, और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो ये गुड क्वालिटी एंड हार्ड, ये आला किस्म का कोयला होता है और सख्त होता है, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, ये यूज़ होता है। इंडस्ट्री के अंदर ये कोयला इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था कोल। अब आगे कोल की क्या होती है, मुख्तलिफ़ किस्म का रिएक्शंस होते हैं। जब कोयला बन जाता है तो उसके आगे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। तो कोयले से हम लोग आगे क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।